विजर्ड एडवेंचर्स इन टू वर्ल्ड्स। अध्याय 36 036 ओपेरा हाउस। चाचा गेगिल तलाक की बातचीत जारी रखने के लिए वहीं रुक गए, जबकि बहनें जिनसले और इवेनी काल के साथ घर देखने चली गईं। यह ईंट और लकड़ी के मिश्रण से निर्मित 2 मंजिला इमारत थी। दीवारों को विशेष रूप से मजबूत बनाया गया था और अधिकांश दरवाजे मेहराबदार थे। हवा में लटकती हुई बीमों ने घर को हल्कापन और सटीकता का आभास दिया। ऊपरी मंजिल रहने के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि निचली मंजिल मेहमानों के स्वागत के लिए थी। घर को 7 विशाल कमरों में विभाजित किया गया था, जिनमें शयन कक्ष भी शामिल थे, जो सभी समान रूप से बड़े थे। भोजन और पेय पदार्थों को तैयार करने और परोसने में आसानी के लिए रसोई और भोजन कक्ष प्रवेश द्वार के पास स्थित थे। बैठक कक्ष घर के केंद्र में स्थित था। ऊपरी मंजिल पर शयन कक्षों के अलावा एक ड्रेसिंग रूम भी था, जिसे एक छोटे चैपल या प्रयोगशाला में परिवर्तित किया जा सकता था। एक अन्य कमरा शौचालय के रूप में इस्तेमाल होता था, जिसे 2 भागों में बांटा गया था, बाहरी भाग हाथ मुंह धोने के लिए और आंतरिक भाग शौचालय के लिए, जो एक तह वाले दरवाजे से अलग किए गए थे। कुल मिलाकर घर का लेआउट तो तर्कसंगत था, लेकिन उसमें जीवंतता का अभाव था और वह पूरी तरह से सुसज्जित भी नहीं था। लंबे समय से खाली रहने के कारण वह काफी वीरान सा लग रहा था। इसके अलावा इसमें लकड़ी की संरचनाओं की विशिष्ट कमियां भी मौजूद थीं। अपनी उम्र और दीमक से हुए नुकसान के कारण इसके कई लकड़ी के खंभे सड़ रहे थे। यदि कोई वहां रहना चाहता था तो व्यापक मरम्मत की आवश्यकता होती, जिसके कारण इसकी बिक्री कीमत में काफी कमी आई। तहखाने में एक स्टोर रूम भी है, जिनसले ने काल को दिखाते हुए समझाया। उसकी बनावट के कारण उसमें हवा का आवागमन ठीक से नहीं होता। अंदर जाने से पहले उसे अच्छी तरह हवादार कर लेना। तुम्हारा क्या ख्याल है? काल ने सिर हिलाया। यह बहुत बढ़िया है। मैं बहुत संतुष्ट हूं। घर से ज्यादा उन्हें 100 वर्ग मीटर से भी ज्यादा का विशाल आंगन पसंद था, जहां वे जब चाहें आराम कर सकते थे। जब भी वह अंधकार में शहर से लौटता था, तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा सूरज की गर्मी का आनंद लेना होती थी। और एक अलग आंगन होने से माल परिवहन भी अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इसकी अन्य कमियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। एक जादूगर प्रशिक्षु होने के नाते उसके पास उनसे निपटने के कई तरीके थे। जिनसले मुस्कुराई। यह सुनकर खुशी हुई। तो चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। 40 सोने के सिक्के। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आपको इतनी बड़ी विरासत मिलेगी। विरासत? काल ने अपनी संपत्ति का यही कारण बताया। उसके दादा ने माउंटबेटन बैंक में उसके लिए विरासत छोड़ी थी। जहां तक दूसरों के इस पर विश्वास करने की बात है, खैर, वे विश्वास करें या न करें, यह उनकी मर्जी है। इस घर को खरीदने के बाद मैं लगभग कंगाल हो जाऊंगा, काल ने बनावटी गंभीरता से कहा। मैं अभी 10 सोने के सिक्के दूंगा और बाकी 1 महीने के भीतर। जिनसले ने लापरवाही से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं। तुम मेरी चचेरी बहन हो, मुझे तुम पर इतना भरोसा है। वह बहुत खुश लग रही थी। आखिरकार 40 सोने के सिक्के घर की वास्तविक कीमत से कहीं अधिक थे। जहां तक तलाक के साथ आने वाले आम दुख की बात है, उसे अपनी आजादी वापस पाकर केवल राहत मिली। वह शादी से छुटकारा पाने के लिए बेहद उत्सुक थी। इवेनी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जैसे ही दोनों महिलाएं अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाली थीं, काल को कुछ याद आया और उसने इवेनी को आमंत्रित किया। क्या आज शाम आपके पास समय है? मेरा एक दोस्त आज रात विम ओपेरा हाउस में प्रस्तुति दे रहा है। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगी? आह! इवेनी का चेहरा पहले तो खुशी से चमक उठा। फिर उसने जिनसले की तरफ देखा, एक पल के लिए झिझकी और अफसोस भरे भाव से सिर हिलाया। मुझे अपनी बहन के साथ रहना होगा। उसकी बहन का तलाक चल रहा था और परिवार के कई मामले थे। भले ही उसकी सख्त जरूरत न हो, लेकिन उसके लिए बाहर जाकर मौजमस्ती करना ठीक नहीं था। कार्ल ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तो हम फिर कभी मिलेंगे। पैनकेक। पेनी पैनकेक। फिश एंड चिप्स, चीनी से लिपटे फल, खरीदने में सस्ते। विम ओपेरा हाउस के बाहर रास्ते में दुकानों की भीड़ लगी हुई थी और विक्रेताओं की आवाजें लगातार एक दूसरे पर हावी होती जा रही थीं। थिएटर में व्यवस्था बनाए रखने वाले कर्मचारियों को एक संकरे रास्ते को खाली कराने के लिए चिल्लाना और धक्का मुक्की करनी पड़ी। अपनी गाड़ी से उतरते ही काल लोगों की भीड़ के साथ टिकट काउंटर की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक किसी ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। कार्ल। कार्ल मुड़ा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। चीफ डाना, ये कैसा पहनावा है? विस्काउंट शैक्सन की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते डाना के पास कभी पैसों की कमी नहीं थी और उसके कपड़े स्वाभाविक रूप से उत्तम और आलीशान होते थे। आज का दिन अलग था। उसने पैबंद लगी, फीके रंग की सूती कमीज, कीचड़ से सने कपड़े के जूते और एक बेहद सादा सिर का दुपट्टा पहना हुआ था। उसके चेहरे की सुंदरता धूल से ढकी हुई थी और पहली नजर में वह सड़क पर चलने वाली निम्न वर्ग की महिलाओं से अलग नहीं लग रही थी। कार्ल ने सोचा, इसीलिए तो मैंने उसे पहली बार में पहचाना नहीं। यह भेष स्पष्ट रूप से जानबूझकर अपनाया गया है। फिर अचानक उसे एहसास हुआ और उसने पूछा, क्या आप कोई जांच कर रहे हैं? हाल ही में डाना गश्ती हॉल में बहुत कम दिखाई देती थी। खबरों के मुताबिक वह अपना सारा ध्यान सूखे शव के मामले की जांच में लगा रही थी। दुर्भाग्य से उसे बहुत कम समर्थन मिल रहा था।
गश्ती हॉल के सभी सदस्य धनी परिवारों से थे, जिनके पास खाने पीने की कभी कमी नहीं थी। ऐसे में उनमें से कितने लोग किसी मामले के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार होंगे? हाँ, डाना ने भावहीन चेहरे से कहा। आपके पास परफॉर्मेंस के टिकट हैं ना? मैं दुगनी कीमत दूंगी। मुझे बेच दीजिए। मुझे अंदर किसी जरूरी काम से जाना है। कार्ल ने सिर हिलाया। मुखिया, प्रदर्शन के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनना जरूरी है। आपकी मौजूदा हालत में टिकट होने के बावजूद मुझे डर है कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह कहते हुए उसने 2 टिकट निकाले और इशारा किया, चलो चले। दाना ने अपनी भौहें उठाईं, फिर धीरे से आह भरी। उसने अपना चेहरा पोंछने के लिए हाथ उठाया, फिर सिर पर बंधा स्कार्फ हटा दिया और अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया। इन साधारण बदलावों के बाद, हालांकि उसके कपड़े अभी भी जर्जर थे, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। विशेष रूप से उसके कोमल चेहरे की चमक ने उसके जर्जर कपड़ों को पूरी तरह से ढक लिया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए डाना ने कार्ल का हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर झुकते हुए वे साथ साथ चलने लगे, मानो वे एक स्नेही जोड़े की तरह दिख रहे हों। टिकट निरीक्षक ने उनके टिकट चेक किए, उसकी निगाहें एक पल के लिए डाना पर टिकीं और फिर उसने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। कृपया अंदर आइए। किसी अमीर आदमी को उसकी प्रेमिका के साथ किसी आलीशान जगह पर देखना कोई असामान्य बात नहीं थी, और यह महिला तो वाकई बेहद खूबसूरत थी। बस फर्क इतना था कि वह आदमी थोड़ा कंजूस लग रहा था। उसने तो थिएटर के लिए उसके लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं खरीदी थी। लोगों की उत्सुक निगाहों से डाना को कोई फर्क नहीं पड़ा। थिएटर के अंदर पहुंचते ही उसने कार्ल का हाथ छोड़ दिया और उनसे थोड़ी दूरी बना ली। अचानक हुए इस अलगाव से कार्ल को, जो डाना के कोमल स्पर्श की गर्माहट का आनंद ले रहा था, अफसोस का एक झटका लगा। इसके लिए धन्यवाद, डाना ने शांत भाव से कहा। मैं तुम्हें कभी ड्रिंक पिलाऊंगी। कार्ल के जवाब का इंतजार किए बिना वह भीड़ में गायब हो गई। बैरो ट्रूप के कलाकारों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उनकी आवाजें स्पष्ट, मधुर और असाधारण रूप से प्रभावशाली थी। संगीत एक शक्तिशाली ज्वार की तरह उमड़ पड़ा, हर सुर मानो सजीव था, हवा में नाचता गाता हुआ, सीधे दिल पर प्रहार करता हुआ। फिर भी इतने शानदार प्रदर्शन के बीच भी कुछ लोग स्पष्ट रूप से विचलित थे। थिएटर के एक कोने में 3 सोने के सिक्के, एक खूबसूरत महिला ने धीरे से कहा। कीमत फिर से क्यों बढ़ गई है? आपूर्ति सीमित है, इसलिए कीमतों में वृद्धि बिल्कुल स्वाभाविक है, लंबे चोगे में लिपटे एक व्यक्ति ने ठंडी सी आवाज में धीरे और सधी हुई स्वर में जवाब दिया। बेशक, आपको खरीदना जरूरी नहीं है। महिला परेशान लग रही थी। 3 सोने के सिक्के, ये तो बहुत महंगा है। मैं पहले ही आप लोगों के साथ लगभग 50 सोने के सिक्के खर्च कर चुकी हूं। क्या आप इस बार मुझे बेहतर कीमत नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। उस आदमी की आवाज सपाट थी। तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरे पास और क्या विकल्प है? फैसला लेने में असमंजस में पड़ी महिला के चेहरे के भाव बदल गए। अंत में उसने हार मानकर आह भरी। ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगी। यह कहते हुए उसने अपना सुंदर पर्स निकाला और उसमें से 1 सोने का सिक्का और 20 सोने के पाउंड निकालकर मुझे दे दिए। क्या आपको यकीन है कि ये सामान सही है? हमने तुम्हें कभी गलत चीज कब दी है? उस आदमी ने पैसे लिए, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने एक छोटी सी चीनी मिट्टी की शीशी थमा दी। हमेशा की तरह, एक बार में 3 बूंदें, हफ्ते में 1 बार। तभी अचानक अंधेरे से एक हाथ निकला और शीशी छीन ली। दाना की आकृति उभरी। तो यही है तथाकथित शुद्धता औषधि? उस आदमी का चेहरा बदल गया। तुम? फिर, मानो उसके पैर स्प्रिंग से लोड हो गए हों, वह झट से भाग गया। दाना ने उपहास उड़ाते हुए कहा, भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच निकलोगे? अध्याय 37, मकड़ी 037। रात के अंधेरे में 2 आकृतियां तेजी से गली में घुस गईं, जिसके तुरंत बाद धातु के धातु से टकराने की कई तेज आवाजें सुनाई दी। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। पीएफएफटी। डाना, कोमल तलवार को दृढ़ भाव से पकड़े हुए, अपनी जगह पर डटी रही, जबकि खून धीरे धीरे तलवार की धार से रिसकर जमीन पर गिर रहा था। उसने सामने खड़ी धुंधली आकृति पर अपनी निगाहें गड़ा दीं और बर्फीली आवाज में कहा, तो तुम ही हो जो दूसरों की जीवन शक्ति चुराते हो, औषधियां बनाते हो और फिर उन्हें शहर की कुलीन महिलाओं को अत्यधिक कीमतों पर बेचते हो? वह कुछ समय से पिशाच शव मामले की जांच कर रही थी। हालांकि उसे अपने सहयोगियों से समर्थन नहीं मिला, लेकिन उसकी अथक जांच से पता चला कि जीवन शक्ति किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि एक संगठित, सुनियोजित गिरोह द्वारा चुराई जा रही थी। पिशाच का वेश धारण करके वे लोगों की हत्या करके उनकी जीवन शक्ति चुरा लेते थे, जिसे वे शुद्ध औषधि में परिवर्तित करते थे, जो किसी व्यक्ति की युवावस्था को बनाए रखने या यहां तक कि युवावस्था को बहाल करने में सक्षम होती थी। इससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ। आज आखिरकार उसे पता चला कि यहाँ एक औषधि का गुप्त व्यापार होने वाला है, और ओपेरा हाउस का टिकट न होने के कारण वह लगभग अपने लक्ष्य से चूक गई। सौभाग्य से आखिरकार उसने उन्हें पकड़ लिया, हालांकि इस दौरान उसे काफी डर का सामना करना पड़ा। उस शख्स ने अपने घायल हाथ को पकड़ लिया, चेहरा पीला पड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें नहीं पता, डाना ने उपहास उड़ाते हुए कहा। तुम बोलोगे नहीं, है ना? मेरे पास तुम्हें बुलवाने के तरीके हैं।
अपनी सजा पूरी होने से पहले ही वह अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ गई। डाना, जिसका शरीर वर्षों के प्रशिक्षण से मजबूत हो गया था, एक फुर्तीले तेंदुए की तरह चपलता से आगे बढ़ी। उसकी कोमल तलवार शिकार करने वाले नुकीले दांतों की तरह काम करती थी, हमले में तेज और भयंकर। तलवारों की बौछार ने प्रतिद्वंद्वी को लगातार पीछे हटने और बेतहाशा बचने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वे खून की छिटपुट बौछारों को नहीं रोक सके। दोनों लड़ाकों की ताकत में अंतर स्पष्ट था। सर्र! जैसे ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने वाली थी, अचानक दो चापाकार परछाइयां प्रकट हुईं और डाना की कमर की ओर झपट्टा मारती हुई बढ़ी। टिंग! डाना ने अपनी तलवार से वार को रोका और पीछे की ओर छलांग लगाई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यह क्या है? हे। नीचे देखते हुए वह आकृति खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने अचानक झटके से अपना कोट उतार दिया, जिससे उसके नीचे का भयावह दृश्य सामने आ गया। उस व्यक्ति की पीठ पर पड़ी परछाइयां हिलने लगीं, जिससे दो अतिरिक्त जोड़ी भुजाएं दिखाई दीं, जो एक मानव आकार की मकड़ी की तरह फैली हुई थीं, जो भयावह रूप से विचलित करने वाली थीं। अपनी 6 भुजाओं में खंजर लिए हुए वे न केवल विचित्र थे बल्कि खतरनाक भी थे। राक्षस! डाना का चेहरा पीला पड़ गया और वह सहज रूप से पीछे हट गई। उसके मन में एक पुरानी अफवाह कौंध गई। तुम आइरिस की अनुयायी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइरिस नाम सुनते ही वह प्राणी क्रोध से फट पड़ा। उसकी आंखें पल भर में खून जैसी लाल हो गईं और उग्र क्रोध ने उसकी चेतना को नष्ट कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईश्वर का अपमान करने की? तुम्हें मरना होगा। सर्र! अपने प्रचंड क्रोध के साथ ठंडी रोशनी की 6 किरणें मूसलाधार बारिश की तरह तेजी से डाना की ओर बढ़ी। लेकिन उसका हमला, हालांकि तेज था, उतनी ही जल्दी समाप्त भी हो गया। एक उच्च स्तरीय नाइट के परिचारक की शक्ति एक जंगली जानवर के बराबर थी, और दाना अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भयावह थी। 6 भुजाओं वाला वह राक्षस विचित्र और भयानक था, लेकिन उसकी ताकत एक साधारण शूरवीर के सेवक जितनी ही थी। अतिरिक्त भुजाओं के कारण उससे निपटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वे उनके बीच की दूरी को कम नहीं कर सकते थे। बस इतना ही। अपने प्रतिद्वंदी को पीछे धकेलते हुए डाना थोड़ी राहत महसूस करने लगी। लगता है मकड़ी की देवी ने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया। मकड़ी की देवी आइरिस, एक पौराणिक दुष्ट देवी और राक्षसी, जिसने धर्मी देवताओं के अधिकार को हथियाने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय शापित हो गई, के बारे में कहा जाता है कि उसका शरीर मकड़ी का और सिर मनुष्य का था। उसके बारे में जो वर्णन मिलते हैं, वे मुख्य रूप से एक क्रूर और रक्त पिपासु चरित्र के रूप में थे, जो विशेष रूप से दूसरों की जीवन शक्ति चुराने की शौकीन थी। हे। वह प्राणी धीरे धीरे जमीन से उठा, ऊपर देखा और मुस्कुराया। जाहिर है, मुझमें से एक काफी नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें भी जोड़ दें तो क्या होगा? ये शब्द सुनकर डाना का चेहरा गंभीर हो गया। सर्र! 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 ऊपर से 3 आकृतियां नीचे उतरीं और डाना को पूरी तरह से घेर लिया। उनमें से प्रत्येक की पीठ पर भुजाओं का एक अतिरिक्त जोड़ा था। उन्होंने अपने 6 हाथ जमीन पर रखे, मकड़ियों की तरह फुफकारते हुए, और जैसे ही उनके पेट फड़कने लगे, उन्होंने जाले के धागे बाहर निकाले। जाले आपस में उलझकर एक जाल बन गए, जिसने पल भर में पूरी गली को ढक लिया। यह तो बुरा हुआ। डाना ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। माफ करें। कृपया रास्ता दीजिए। ओपेरा हाउस से बाहर निकलते ही उसके दरवाजों के सामने अभी भी भीड़ उमड़ी हुई थी। कार्ल ने अपनी छड़ी को हल्के से थपथपाया और सीधे आगे बढ़ गया। रास्ता बनाने के लिए वह अपनी पूरी ताकत पर निर्भर था। लोगों से दूर होते ही उसने अपने थोड़े अस्तव्यस्त कपड़ों को ठीक किया, लेकिन तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि वह सीधे थिएटर के पिछले दरवाजे की ओर चल पड़ा। चरमराहट। कुछ ही देर बाद पीछे का दरवाजा खुला और जेनी, जो अभी भी मेकअप और अपने परफॉर्मेंस के कॉस्ट्यूम में थी, बाहर निकली। दोनों ने कॉन्सर्ट के बाद यही मिलने का फैसला किया था। कार्ल की ओर मीठी मुस्कान बिखेरते हुए जेनी ने अपनी स्पष्ट आवाज में कहा, मैंने आपको दर्शकों में देखा था। तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कार्ल ने तारीफ करते हुए कहा। मुझे लगता है तुम्हारी आवाज मुख्य गायक से भी ज्यादा मनमोहक है। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें ही मुख्य भूमिका के लिए चुनता। मजाक मत करो, जेनी हंसते हुए बोली और उसने अपना सिर हिलाया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, मेरे पैर इतने कांप रहे थे कि मैं मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। बस किसी तरह वहां तक पहुंच पाना ही मेरे लिए काफी था। मैं तथ्य बता रहा हूं, कार्ल ने आमंत्रण दिया, क्या हम साथ चलें? यह जेनी ने हिचकिचाते हुए पीछे मुड़कर देखा। गायन मंडली का बाद में एक कार्यक्रम था, लेकिन अगर उसे बैरन के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिलता तो वह शायद मना कर देती। जेनी के जवाब देने से पहले ही कार्ल ने आगे कहा, दरअसल मुझे आज एक जगह मिल गई है और मैं अगले कुछ दिनों में वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। मेरे जाने से पहले आपको एक औपचारिक मंच पर प्रदर्शन करते हुए देखना वाकई मेरे मन को शांति प्रदान करता है। तुम जा रही हो? जेनी का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों? क्या हमारे घर में कुछ गड़बड़ है? अगर आप मुझे बताएंगे तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। हम किराए के बारे में फिर से बात कर सकते हैं। नहीं, कार्ल ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं बस अपने आसपास का माहौल बदलना चाहता हूं। जेनी का चेहरा सख्त हो गया, उसके होंठ कांपने लगे। क्या ऐसा है?
आप सबके साथ रहना बहुत सुखद रहा, ये दिन मेरी जिंदगी की एक प्यारी याद बनकर रहेंगे, कार्ल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आखिरकार बिछड़ना तो तय है, जैसा कि कहावत है, जीवन में बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज है। जब मैं अपने नए घर में बस जाऊंगा, तो आप सब कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, जेनी ने मुट्ठी भींच ली, नीचे देखते हुए, उसकी आवाज भारी हो गई। बाद में मंडली का जमावड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। रास्ते में सावधान रहना। कृपया सावधान रहना। एक सभा, कार्ल ने सिर हिलाया। ठीक है, तो अपनी पार्टी का आनंद लें। मैं चलता हूं। इतना कहकर उन्होंने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और जाने के लिए मुड़ गए। कार्ल की आकृति को अंधेरे में गायब होते हुए और फिर पूरी तरह से ओझल होते हुए देखकर जेनी अंततः जमीन पर गिर पड़ी, उसकी आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे। जेनी। गायन मंडली का परसी, जो कुछ देर बाद उसके पीछे आ गया था, उसकी हालत देखकर धीरे से आह भरी। जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन भगवान और प्रेमी जैसे कुछ ही लोग अंत तक हमारा साथ देते हैं। माता पिता और बच्चे भी एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, बिछड़ना स्वाभाविक है। सिसकिया। जेनी धीरे धीरे सिसक रही थी। वह इस सच्चाई को समझती थी, लेकिन कार्ल के उसके जीवन से दूर चले जाने का और शायद फिर कभी न लौटने का विचार उसे बेहद दुखी और हृदय विदारक कर देने वाला था। रोना बंद करो, परसी आगे बढ़ा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आज तुम्हारे प्रदर्शन ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का ध्यान आकर्षित किया है, यह तुम्हारे लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है। कार्ल जेनी की भावनाओं से भली भांति परिचित था। हालांकि वह इस रिश्ते को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता था। उसने अब संबंध तोड़ने का फैसला किया, ताकि जब तक संभव हो इस मामले को सुलझा लिया जाए। उनका यह कदम न केवल अधिक विशाल स्थान की इच्छा से प्रेरित था, बल्कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए भी उठाया गया था। हम एक गली से गुजरते हुए कार्ल के चेहरे के भाव में सूक्ष्म बदलाव आया, क्योंकि वह अनजाने में रुक गया। फिर वह मुड़ा और अंधेरी गली की ओर चल पड़ा। नल रहने भी दो। गली के प्रवेश द्वार पर सिर हिलाते हुए कार्ल रुक गया। हालांकि सिग्नो सिटी ब्लैक सिटी की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित थी, फिर भी अंधेरे में फायर थीव्स जैसे खौफनाक संगठन मौजूद थे। पूर्ण सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। यदि संभव हो तो परेशानी से बचना ही बेहतर है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, वह जाने के लिए मुड़ गया। सर। अचानक ही ठंडी रोशनी की एक लकीर तेजी से गुजर गई। कार्ल ने सहज रूप से झुककर आने वाले खंजर से खुद को बचाया और उसके पीछे आती हुई एक परछाई को अपनी ओर झपट्टा मारते हुए देखा। दुनिया में क्या? अध्याय 38:038 दिव्य कलाएं। वह क्या है? सोचने का समय ही नहीं था। कार्ल ने सहज ही बगल में हटकर खुद को बचा लिया। उसका पैर हल्के से जमीन पर पड़ा, फिर भी वह अचानक कई फीट तिरछे आगे बढ़ा, मानो कोई चील धरती को छूते हुए उड़ रही हो। ईगल बॉडी स्टेप। दिव्य क्षेत्र के अंश के आशीर्वाद से महज कुछ ही दिनों में उसने इस मार्शल आर्ट में इतनी महारत हासिल कर ली कि वह इसे वास्तविक युद्ध में लागू कर सके। अपना बार चुकने पर वह काली आकृति मुड़ी और फिर से झपटी। जाहिर तौर पर वह इस प्रत्यक्षदर्शी को भागने देने का इरादा नहीं रखती थी। हुश। गले की ओर सीधे निशाना साधते हुए हवा में खंजर के टकराने की आवाज सुनकर कार्ल की त्वचा सिकुड़ गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। खटखट। टक्कर की आवाज सुनाई दी। कार्ल के हाथ में दिखने वाली हल्की छड़ी वास्तव में धातु की बनी थी, जिसने आने वाले खंजर पर जोरदार प्रहार किया। नाइट अटेंडेंट। यद्यपि प्रतिद्वंदी शारीरिक शक्ति में थोड़ा कमजोर था, फिर भी वह नाइट अटेंडेंट स्तर का था। अगले ही पल एक के बाद एक कई ठंडी चमक दिखाई दी। तेज और लगातार होने वाले वारों ने कार्ल को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जब तक वह रुका, तब तक वह एक अंधेरी गली में घिर चुका था। कुछ समय बाद गली मकड़ी के जालों से भर गई थी। जमीन पर एक चिपचिपा तरल पदार्थ लगा हुआ था, जिसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। फुफकार फुफकार। दो काली आकृतियां धीरे धीरे पीछे से बाहर निकलीं। अंधेरे में उनकी हरी आंखें विशेष रूप से भयावह लग रही थीं। कार्ल, जो अक्सर ब्लैक सिटी में आता जाता था और अंधेरे वातावरण का आदी था, ने पल भर में पूरे दृश्य को समझ लिया और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक सिहरन दौड़ गई। राक्षस, इंसान या मकड़ियां? मकड़ी जैसे दिखने वाले 3-6 भुजाओं वाले मानवाकार प्राणी धीरे धीरे उसके चारों ओर घिर गए। पास ही जमीन पर इन प्राणियों में से एक और पड़ा था, जिसका शरीर एक तेज धार वाले ब्लेड से क्षत-विक्षत था। वह पूरी तरह से मृत था। इनके अलावा मकड़ी के जाले में लिपटी हुई एक आकृति भी थी। वह आकृति रेशम से ढकी हुई थी और कपड़ों के जो हिस्से बाहर झांक रहे थे, वे कुछ जाने पहचाने से लग रहे थे, मानो उन्हें पहले कहीं देखा गया हो। इससे पहले कि वह और कुछ सोच पाता, उस अंधेरे आकृति ने फिर से हमला कर दिया। ताकत के मामले में वह राक्षस काल से कमजोर था, लेकिन उसके 6 हाथ थे, जिसका मतलब था कि वह अधिक बार हमला कर सकता था और उसके हमलों से बचाव करना अधिक कठिन था। दरार। अंधेरे में अचानक एक तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश का जादू। अचानक तेज रोशनी से तीनों राक्षसों ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने तीखी फुफकारें निकालीं और उनकी हरकतें भी रुक गईं। क्या आपको रोशनी से डर लगता है? ऐसा प्रतीत होता था कि वे लोग ब्लैक सिटी के लोगों की तुलना में प्रकाश से और भी अधिक घृणा करते थे।
कार्ल के मन में विचारों की बाढ़ आ गई, लेकिन उसकी हरकतें एक पल के लिए भी नहीं रुकीं। वह घेरे से बाहर निकल भागा, उसका बायां हाथ पीछे की ओर तेजी से लहरा रहा था। जोशीला! धमाका! अचानक कहीं से आग का एक गोला निकला और तीनों राक्षसों की ओर तेजी से बढ़ने लगा। आग से एक तीव्र तरंग उत्पन्न हुई, जिसने पूरी गली को अपनी चपेट में ले लिया और तीनों राक्षसों की ओर बढ़ गई। तुरंत ही हवा में जलने की गंध फैल गई। सिसल! आह! आग के प्रति अत्यंत संवेदनशील प्रतीत होने वाले ये राक्षस जमीन पर सिकुड़कर लुढ़कते हुए दर्दनाक चीखें निकाल रहे थे, क्योंकि वे कोई प्रभावी जवाबी हमला करने में असमर्थ थे। गली में फैले मकड़ी के जालों में अचानक आग लग गई। कार्ल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और अपना बायां हाथ फिर से नीचे दबाया। जोशीला! 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 जब वे गिरे हुए हों तो उन्हें और लात मारो। धमाका! आग की लहरें तेजी से गुजरीं, जिससे तीनों राक्षसों के शरीरों पर भयंकर लपटें उठने लगीं, जो जमीन पर बुरी तरह से छटपटा रहे थे। पल भर में सन्नाटा छा गया। उनके शरीर जलकर राख हो गए और गली के जाले भी गायब हो गए। TSK! कार्ल ने अपनी हरकतें रोक दी और जीभ चटकाते हुए कहा, जादूटोने वाकई ज्यादा आकर्षक और प्रभावशाली हैं, और उनकी मारक क्षमता भी कहीं ज्यादा है। लेकिन आखिर ये चीजें हैं क्या? इन राक्षसों की गति और ताकत को देखते हुए, अगर एक उच्च स्तरीय नाइट अटेंडेंट भी मंत्रों का उपयोग नहीं कर पाता, तो शायद उनके सामने टिक नहीं पाता। इसके अलावा इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती थी कि उनके पास अन्य साधन नहीं थे। उदाहरण के लिए, रेशम थूकना। कार्ल ने सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हुए जमीन पर पड़े शवों का निरीक्षण किया और अंत में जालों में लिपटे कोकून के सामने रुक गया। उसने एक खंजर उठाया और रेशम के कोकून को चीरकर खोल दिया, जिससे एक परिचित चेहरा सामने आया। दाना! अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए और दाना की पलकों को इस तरह फड़फड़ाते हुए देखकर, मानो वह जागने ही वाली हो, कार्ल सहजता से दीवार पर कूद गया। कुछ क्षण बाद दाना लड़खड़ाते हुए उठी, उसकी आंखें धुंधली थीं और वह चारों ओर देखने लगी। फिर उसने अपने गालों पर 2 बार जोर से थप्पड़ मारा। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वह सपना नहीं देख रही थी। अंधेरे में छिपे कार्ल के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। यह औरत तो बहुत कठोर है। इतनी जोर से खुद को थप्पड़ मारने को तैयार है। देखने में भी दर्दनाक लग रहा है। उसने सिर हिलाया और चुपचाप चला गया। अगले दिन सभी गश्ती दल के सदस्य इकट्ठा हो जाओ। हाथ पर पट्टी बंधी होने के बावजूद दाना का चेहरा गंभीर था। उसकी निगाहें भीड़ पर घूमी और अचानक उसकी आवाज तेज हो गई, आलस मत करो। आज हम एक दुष्ट देवता के गढ़ को नष्ट करने जा रहे हैं, खतरा किसी भी क्षण आ सकता है। सचमुच? किसी ने पूछा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। कारण पूछे बिना उसने पहले बचने का रास्ता खोजने की कोशिश की, क्या हम नहीं जा सकते? उनके इस रुख से कई अन्य लोगों ने भी सहमति जताई। वहां मौजूद सभी लोग विलासिता में पले बढ़े थे, इसलिए खतरे को भांपने पर उनकी पहली प्रतिक्रिया भाग जाना थी। नहीं, दाना ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, चिंता मत करो। इस बार समग्र कमान चर्च के एक बिशप के अधीन है और नाइट वॉचर्स की टीम नेतृत्व कर रही है। हम और पुलिस किनारे से सहायता करेंगे। बिशप? कैरी ने आश्चर्य से पूछा। बिशप एंटोनियो? सही कहा, दाना ने सिर हिलाया। यह वही है। भीड़ में हलचल मची हुई थी। यह सिगर्नो शहर जिले के बिशप थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनका दर्जा नगर के लॉर्ड के बराबर था, और फिर भी वे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते थे। कार्ल के चेहरे पर भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। आज की कार्रवाई संभवतः कल दाना की मुठभेड़ से संबंधित थी। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इससे एक बिशप परेशान होगा। फायरस्टीलर के गढ़ पर उनका पिछला हमला इतना विस्तृत नहीं था। बिशप एंटोनियो की उच्च प्रतिष्ठा का अर्थ यह था कि चर्च के संरक्षक शूरवीर भी कार्रवाई करेंगे। वे आधिकारिक शूरवीर थे। हम्मा! मेरे वरिष्ठ हिबेल के अनुसार एक आधिकारिक नाइट की ताकत एक मध्यम स्तर के जादूगर प्रशिक्षु के बराबर हो सकती है। एक उन्नत जादूगर प्रशिक्षु, यदि वह एक शक्तिशाली जादू टोना मंत्र में महारत हासिल कर ले, तो वह आसानी से एक आधिकारिक नाइट को मार सकता है। यहां तक कि एक महान नाइट को भी। जादूगरों की बात करें तो उनकी तुलना मानव समाज के सबसे श्रेष्ठ प्राणियों, जैसे कि महान योद्धाओं से की जा सकती है। बेशक यह केवल एक मोटा वर्गीकरण है। जादूगर प्रशिक्षुओं की शक्ति उनके द्वारा निपुण जादू टोने, उनके पास मौजूद दैवीय शक्तियों और अन्य कारकों के आधार पर बहुत भिन्न होती है। यहां तक कि मध्यवर्ती स्तर के जादूगर प्रशिक्षुओं में से भी कुछ आसानी से एक योद्धा को मार सकते हैं, जबकि अन्य एक योद्धा के सेवक का भी मुकाबला नहीं कर पाते। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या डॉन चर्च के पुजारियों और बिशपों के पास कोई विशेष तरीके हैं? क्या यह केवल उनकी विशेष स्थिति और उन पर प्राप्त दैवीय कृपा का परिणाम हो सकता है? यदि ऐसा है, तो शूरवीरों, या यहां तक कि महान शूरवीरों को आदेश देने की उनकी क्षमता कुछ हद तक अविश्वसनीय प्रतीत होगी। हम 3 समूहों में बंट जाएंगे। दाना ने लापरवाही से इशारा किया। तुम और तुम सब मेरे पीछे आओ। चलो यहां से निकलें। जिन लोगों की ओर उसने इशारा किया उनमें कार्ल और कैरी भी शामिल थे। कुछ ही देर में गश्ती दल के जवान भारी संख्या में बाहर निकल आए, जबकि दाना ने कार्ल को अपने पास आने का इशारा किया। कल
कुछ देर सोचने के बाद वह हिचकिचाई और पूछा, क्या थिएटर से निकलने के बाद आपको कुछ पता चला? क्या कुछ मिला? कार्ल हैरान होकर बोला। शो खत्म होते ही मैं गाड़ी से निकल गया। मुझे क्या मिला होगा? महोदया, आप उस समय कहाँ थीं? कोई बात नहीं। डाना ने सिर हिलाया और हाथ से इशारा किया, कुछ नहीं। आप जा सकते हैं। उसने तो बस यूं ही पूछ लिया था और उसे सच में विश्वास नहीं था कि कार्ल ही वह व्यक्ति हो सकता है जिसने पिछली रात उसकी जान बचाई थी। आखिरकार कार्ल तो कुछ ही समय के लिए नाइट अटेंडेंट बना था। थोड़े ही देर के बाद सभी लोग चर्च के रात्रि रक्षकों के साथ एकत्र हुए और आदेश मिलते ही शहर के दक्षिण में स्थित एक निश्चित आंगन की ओर दौड़ पड़े। पहले उन्होंने आंगन को घेर लिया, फिर अपने धनुषों पर तीर चढ़ाए। आग, ट्वैंग। तीर बारिश की तरह बरस रहे थे, उनके डंडों पर मशालें बंधी हुई थी। घरों और छप्पर वाली झोपड़ियों पर गिरते ही उन्होंने तुरंत भयंकर आग लगा दी। स्पष्ट रूप से चर्च के लोग यह भी जानते थे कि उनका निशाना आग से डरता था। भयंकर ज्वालाओं के सामने बाइबल लिए एक पुजारी आगे बढ़ा, उसकी निगाहें श्रद्धापूर्वक आकाश की ओर टिकी हुई थी। फिर उन्होंने अपने सामने कई इशारे किए और धीमी आवाज में बुदबुदाए, भोर के महान स्वामी, आपके सच्चे अनुयायी यहां आपसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। धमाका! अचानक उसके भीतर से सफेद रोशनी की एक तेज किरण निकली, जिसने पल भर में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। भीड़ के बीच खड़ा कार्ल अपने शरीर में एक गर्माहट महसूस करने लगा, जिससे वह शक्ति से भर गया। क्या ये जादू टोना है? नहीं, ये तो दिव्य कला है। अध्याय 39:039 जीवन औषधि। मेरी ताकत में लगभग 20% की वृद्धि हुई, मेरी त्वचा की सतह अधिक कस गई, चोटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हुआ, गति में थोड़ी वृद्धि हुई और रिकवरी पावर में भी कुछ हद तक वृद्धि होनी चाहिए। कार्ल चुपचाप अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए अपनी मुट्ठी को बार बार खोलता और बंद करता रहा। इसके अलावा सावधानी, भय और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाएं कम हो गई हैं और उनकी जगह तीव्र साहस ने ले ली है। ये सभी बदलाव पलक झपकते ही हो गए। कितना शक्तिशाली! क्या यह दिव्य कला है? हालांकि यह सीधे तौर पर दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन यह स्वयं की युद्ध क्षमता और मनोबल को बहुत बढ़ा देता है। और यह केवल आमने सामने की लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, यह एक व्यापक वरदान है। यदि युद्ध क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाए, हालात को पलटना तो बहुत ही आसान होगा। कार्ल को पादरी के तौर तरीकों पर हैरानी तो हुई, लेकिन गहरा सदमा नहीं लगा। क्या चर्च के पास इस दुनिया में इतनी असाधारण शक्ति हो सकती है, जो सांसारिक सीमाओं से परे जाकर भी केवल आध्यात्मिक आस्था के बल पर ऐसा कर सकती है? पर्याप्त शक्ति के बिना तो यह असंभव होगा। शुल्क! पुजारी के एक भव्य इशारे के साथ भीड़ आगे बढ़ गई। 2 लोहे के कवच पहने हुए आकृतियां सामने की दीवार की ओर हमले का नेतृत्व कर रही थीं। धमाका! पत्थर से बनी ऊंची दीवार उनके हमले के आगे ऐसे ढह गई मानो वह टोफू की बनी हो, आसानी से टूट गई। पल भर में दीवार में 2 आदमकद छेद हो गए। शूरवीर! और वो भी पूरी तरह से हथियारों से लैस शूरवीर। एक पूर्ण विकसित शूरवीर की ताकत किसी जंगली जानवर को भी कुचल सकती थी। उनके हथियार ही दर्जनों पाउंड के होते थे, जिससे एक अकेला शूरवीर जंगल में भेड़ियों के पूरे झुंड का सफाया कर सकता था। उनका भारी कवच सामान्य हमलों को भी झेल सकता था। दोनों ने हवेली में धावा बोल दिया और धधकती आग के बीच एक तरफा नरसंहार करते हुए अपने पीछे लाशों का ढेर छोड़ गए। जब तक कार्ल और बाकी लोग अंदर पहुंचे, तब तक झड़प अपने अंत के करीब थी। जमीन पर खून बह रहा था और एक भी जीवित व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने तो बुजुर्गों और बच्चों को भी मार डाला। जमीन पर पड़े शवों का बोझ कार्ल के दिल पर भारी पड़ रहा था, जिससे चर्च की क्रूरता के बारे में उसकी समझ और गहरी हो गई। बस खड़े मत रहो, डाना ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। अगली जगह की ओर बढ़ो। हाँ। कार्ल अचानक होश में आया और सहमति में सिर हिलाया। शायद चर्च की शक्ति अत्यधिक थी। उनके विचार में उस दिन की कार्रवाई की शुरुआत तो जोरदार रही, लेकिन अंत कमजोर रहा। एक उपनगरीय हवेली में मामूली प्रतिरोध के अलावा अन्य स्थानों पर लगभग बिना किसी महत्वपूर्ण बाधा के आसानी से कब्जा कर लिया गया। शाम होते होते मिशन समाप्त हो गया। दिन भर की थकान को दरकिनार करते हुए डाना ने अपने कपड़े ठीक किए और दूसरों के नेतृत्व में हॉल में कदम रखा। यह काउंसिल हॉल था। सिगर्नो शहर के 3 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बिशप, नगर प्रमुख और कुलीन परिषद के वरिष्ठ सदस्य थे। वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य खराब था और वे कई वर्षों से परिषद के मामलों में शामिल नहीं थे। अधिकांश जिम्मेदारियां परिषद के अध्यक्ष फ्रैंक द्वारा संभाली जाती थी। उच्च नैतिक प्रतिष्ठा वाले विस्काउंट फ्रैंक का कुलीन वर्ग में गहरा सम्मान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुष्ट देवी आइरिस के अनुयायी शहर में छिपे होंगे। सौभाग्य से आपने उन्हें समय रहते खोज लिया। डाना के प्रवेश करते ही फ्रैंक ने बाकी लोगों को विदा किया और प्रशंसा करते हुए कहा, विस्काउंट शैक्सन को ऐसी बेटी पाकर गर्व होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। डाना ने अपना एक हाथ अपनी बाईं छाती पर रखा और आदरपूर्वक झुककर पूछा, क्या हमें कल रात की घटना के संबंध में कोई सुराग मिला है? फ्रैंक ने गहराई से सोचा। जांच के अनुसार दुष्ट देवता के अनुयायियों की हत्या करने वाले संभवतः चिताचोर थे। घटनास्थल पर आग के स्पष्ट निशान थे। चिताचोर? डाना ने अनजाने में भौहें सिकोड़ी।
जी हाँ, फ्रैंक ने सिर हिलाया। पहले जब आपने सूखे शवों के मामले की जांच की थी तो आइरिस के अनुयायियों ने जानबूझकर आपको चिता चोरों के गढ़ में फंसाया था, जिसके परिणामस्वरूप वह गढ़ नष्ट हो गया। ऐसा लगता है कि यह उनका बदला था। हालांकि वे दोनों दुष्ट देवताओं के अनुयायी हैं, लेकिन वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दाना ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। यह बात समझ में आ सकती है, लेकिन अगर यह काम पायर थीव्स का था तो उन्होंने मुझे मौके पर ही क्यों नहीं मार डाला। इसके अलावा मकड़ी के जाले के बंधन तोड़कर उन्होंने मेरी मदद की। पायर थीव्स के गढ़ को नष्ट करने में मैं ही मुख्य दोषी था। वक्ता महोदय, दाना ने बोलना शुरू किया, हमारी जांच के अनुसार कल मारे गए लोगों के अलावा इनके पीछे एक मास्टरमाइंड प्रतीत होता है। यह व्यक्ति सामाजिक रूप से उच्च प्रतिष्ठा रखता है, अक्सर आलीशान जगहों पर जाता है और पीड़ितों को निशाना बनाता है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा लगता है कि आज के ऑपरेशन में हम उसे पकड़ नहीं पाए। क्या सच में? फ्रैंक ने अपनी थोड़ी सहलाई और फिर सिर हिलाया। मैं समझ गया। इस मामले की आगे की जांच दूसरे लोग करेंगे। अब आपकी बात करते हैं। चूंकि आपका प्रदर्शन न्याय और कमजोरों की रक्षा करने के शूरवीरों के सिद्धांतों के अनुरूप है और आपने निडर वीरता का प्रदर्शन किया है, इसलिए परिषद ने आपको जीवन औषधि से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। उसने दराज से औषधि की एक बोतल निकाली और मुझे सौंप दी। बधाई हो। मुझे आशा है कि तुम सचमुच शूरवीरों की श्रेणी में शामिल हो सकोगे। राष्ट्र और जनता को तुम्हारी तरह किसी की रक्षा की आवश्यकता है। जीवन औषधि। दाना का दिल बेतहाशा धड़क रहा था, उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। उसने सावधानीपूर्वक औषधि ली और क्षण भर के लिए मामले के बारे में अपने सभी संदेहों को भूल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। फ्रैंक मुस्कुराया और सिर हिलाया। अब जाओ। इस दौरान अपना ख्याल रखना और औषधि लेने की तैयारी करना। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब तुम नाइट बनोगे। दाना ने दृढ़ता से सिर हिलाया। दाना को हॉल से जाते देख फ्रैंक की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और अंततः उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह मुड़ा और एक बगल के कमरे में चला गया। यहां कोई इंतजार कर रहा था। तुमने हमारे दुश्मन को जीवनदायिनी औषधि दे दी। जैसे ही वह अंदर आया, कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे व्यक्ति ने दबी हुई आवाज में कहा, यह हमारे लिए घातक हथियार बन सकता है। फ्रैंक ने उपहास उड़ाते हुए कहा। जीवन औषधि की स्वीकृति और वितरण केवल मेरे हाथ में नहीं है। वैसे भी अगर तुम थोड़ा और सावधान रहते तो यह नौबत नहीं आती। गुप्त, दूसरे ने उपहास उड़ाया। दूसरों की जान लेना देवी मां को प्रसन्न करता है, लेकिन शुद्धिकरण औषधि की जरूरत हमें नहीं बल्कि तुम्हें है। कुंवारी कन्याओं का रक्त शाश्वत यौवन बनाए रखता है। शहर की कुलीन महिलाएं और लोगों को मारने के लिए बेताब हैं, वे अपनी सुंदरता के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। अगर दाना ने उन दोनों के बीच की बातचीत सुनी होती तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाती। आदरणीय स्पीकर, फ्रैंक गुप्त रूप से दुष्ट देवता के अनुयायियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे। हालांकि उन्हें उनके कार्यों की जानकारी थी, फिर भी उन्होंने उन्हें रोका नहीं बल्कि उन्हें करने दिया। भूल जाओ। हाथ हिलाते हुए टैटू वाले गंजे आदमी ने दबी हुई आवाज में कहा, मुझे यह जानना है कि जेफ को किसने मारा। फिलहाल कोई सुराग नहीं है। फ्रैंक ने अपने हाथ फैलाए। क्या आपको यकीन है कि यह चिता चोरों का काम नहीं था? बिल्कुल, गंजे आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। अगर वे होते तो वे उस लड़की को जाने नहीं देते। उसने फ्रैंक की ओर देखा और धीरे से बोला, शायद। क्या यह कोई जादूगर था? एक जादूगर? फ्रैंक के चेहरे के भाव बदल गए। जाहिर तौर पर वह इस शब्द को लेकर बहुत सतर्क था और उसने सहज ही अपना सिर हिला दिया। चर्च भी उन्हें रोक नहीं सकता। मुझसे जांच की उम्मीद मत करो। वे नास्तिकों का समूह है। मुझे पता है, गंजे आदमी ने पूछा। लेकिन आपको सिगर्नो शहर में जादूगर प्रशिक्षुओं के बारे में कुछ तो जानकारी होनी चाहिए, है ना? फ्रैंक एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाया। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें से किसी के पास आग बरसाने की क्षमता नहीं है। वे आमतौर पर अपनी क्षमताओं को छिपाते हैं। गंजे आदमी को भी जादूगरों से उतनी ही परेशानी थी। उसने सिर हिलाया और बात बदलते हुए कहा, मोर्चे की हार निश्चित है। आपको फैसला लेना चाहिए। फ्रैंक का चेहरा उदास हो गया। कोबर्ग पर आक्रमण का नेतृत्व करने वाले सैक्सोनी के ड्यूक कुछ दिन पहले युद्ध में शहीद हो गए थे। मोर्चे के कमजोर पड़ने के साथ ही दुश्मन सेना तेजी से गांडो साम्राज्य की ओर बढ़ रही थी। मोर्चे से यही ताजा खबर थी जो अभी तक जनता को नहीं बताई गई थी। सिगेर्नो सिटी अग्रिम पंक्ति नहीं है, फ्रैंक ने कहा। और यह जरूरी नहीं है कि हम हार जाएंगे। हे, गंजे आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम्हें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा ही हो। अध्याय 40, प्रभाव। राष्ट्रों के बीच संघर्ष और जीवन की शांत सतह के नीचे छिपी उथल पुथल आम लोगों के लिए अज्ञात थी, जो केवल बड़े बदलाव आने पर ही प्रवाह के साथ बह सकते थे। भगवान के जन्मदिन के आगमन से सिगर्नो शहर फूलों से भरपूर हो गया। शहर के भीतर विशाल चूहों के 2 लगातार अभियानों और रात्रि रक्षकों की व्यस्त गश्तों के कारण इस अवधि के दौरान सुरक्षा में काफी सुधार हुआ। बेशक इन सब बातों का काल से कोई लेना देना नहीं था।
हाल ही में वह घर बदलने, नए घर को सजाने संवारने और गृह प्रवेश के उपहारों के लिए दूसरों को धन्यवाद देने में इतना व्यस्त था कि वह बाहरी इलाके में स्थित एडोल्फ की जागीर में शायद ही कभी जाता था। इसके अलावा सांस लेने के व्यायाम, मार्शल आर्ट, ध्यान विधियां, जादू टोना और औषधियां बनाना भी था, इनमें से किसी को भी टाला नहीं जा सकता था। उसका दैनिक कार्यक्रम पूरी तरह से भरा हुआ था और उसने जन्मदिन के अवसर पर सहकर्मियों के सभी समारोहों में शामिल होने से इनकार कर दिया था। दिव्य क्षेत्र का अंश। गुप्त औषधि का सेवन करने के बाद कार्ल ने अपने शरीर को एक अजीबोगरीब मुद्रा में मोड़ा और विषैले भेड़िए की सांस लेने की विधि शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसकी त्वचा पर हल्का पसीना आ गया, माथे और गर्दन की नसें उभर आईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो उसका खून खौल रहा हो और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो पसलियों के पिंजरे को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद कार्ल ने हिलना डुलना बंद कर दिया। उसने बासी हवा बाहर निकाली और हाथ के इशारे से डेटा पैनल को प्रकट किया। नाम कार्ल, दिव्य क्षेत्र खंड का स्वामी। संविधान 0.82। आध्यात्मिक शक्ति 1.43। स्रोत सामग्री 0। व्यवसाय नाइट अटेंडेंट, बुनियादी स्तर का जादूगर प्रशिक्षु। उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगातार बढ़ रही थी और वह एक मध्यवर्ती जादूगर प्रशिक्षु के स्तर के करीब पहुंच रही थी। यहां तक कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य स्तर, जो मूल रूप से 0.79 था, हाल के प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़कर 0.82 हो गया था। आंकड़ों में हुए बदलावों को देखकर कार्ल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विदेशी जानवरों का मांस वाकई उपयोगी है। दरअसल कार्ल के निरंतर सहयोग से अयाला की टीम ने ब्लैक सिटी में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। उन्होंने अपने संपर्कों के माध्यम से विदेशी जानवरों का मांस भी बड़ी मात्रा में प्राप्त कर लिया था। कार्ल, जिसने पहले कभी विदेशी जानवरों का मांस नहीं खाया था, के लिए यह पहला अनुभव उतना ही प्रभावशाली था जितना कि पहली बार ज्ञान के प्रकाश का उपयोग करना। उसकी शारीरिक शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। अगर धर्म मोहर ने मेरी आधी जीवन शक्ति को दूसरी ओर न मोड़ा होता तो मेरा संविधान अब 0.84 होता। 0.02 की यह वृद्धि कम नहीं आकी जानी चाहिए। संविधान के आंकड़ों में ताकत, विस्फोटक शक्ति, गति, पुनर्प्राप्ति क्षमता आदि शामिल हैं, जो एक समग्र मूल्य को दर्शाते हैं। मामूली अंतर भी बाहरी प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इसके अलावा बाद में सुधार करना और भी कठिन हो जाता है। कुछ नाइट अटेंडेंट महीनों के प्रशिक्षण के बावजूद 1 इंच भी प्रगति नहीं कर पाते। अपने पास पड़ी तलवार को उठाते हुए कार्ल आगे बढ़ा और जोरदार प्रहार किया। भयंकर हड़ताल। तलवार के हवा में चीरने की आवाज साफ सुनाई दी। उसकी ताकत में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई थी। पहले जब वह गेल/युद्ध कौशल का प्रयोग करता था तो उसकी ताकत काफी कम हो जाती थी। अब उसकी स्थिति काफी बेहतर थी, क्योंकि उसे युद्ध कौशल का प्रयोग करने के बाद लड़ने की ताकत खोने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। यदि मेरा संविधान 0.9 से अधिक होता तो एक पुरुष के रूप में मेरी शुद्ध शक्ति दाना से भी अधिक हो सकती थी। लेकिन ओल्ड लेव भी सही था। धर्म मोहर का अस्तित्व शूरवीर पथ में गंभीर बाधा उत्पन्न करेगा। जब तक किसी के पास विदेशी जानवरों के मांस की निरंतर आपूर्ति न हो, धर्म मोहर वाले शूरवीर सेवक के लिए जीवन बीज का निर्माण करना और शूरवीर बनना लगभग असंभव है। अपने कार्यों को रोकते हुए कार्ल सोचने लगा, शायद मुझे आध्यात्मिक आंतरिक सागर में अग्नि मोहर का जादुई मॉडल बनाना चाहिए, धर्म मोहर को हटाना चाहिए और फिर अपने शरीर को परिष्कृत करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के 2 लाभ हैं। पहला, इससे मैं शूरवीर पथ पर आगे बढ़ पाऊंगा, हालांकि यह अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जादूगर पथ में फिलहाल अधिक संभावनाएं दिखती हैं। दूसरा, इससे एडोल्फ से जादुई मॉडल खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे मेरी वास्तविक शक्ति का खुलासा नहीं होगा। यदि मैं परलोक से कुछ और प्रकार की धर्म मोहरें प्राप्त कर लूं, तो मुझे भविष्य में जादूटोने की कमी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन गुप्त रूप से मध्यवर्ती या उन्नत जादूगर प्रशिक्षु के पद पर पदोन्नति पाना असंभव नहीं होगा। बस करो, कार्ल ने अपना सिर हिलाया और अपने काल्पनिक विचारों को रोक दिया। इन बातों के बारे में सोचना अब बेकार है। प्राथमिकता है फायर सील के मैजिक मॉडल की प्रतिकृति बनाना। कई दिनों बाद ब्लैक सिटी। ब्लैक सिटी की सबसे ताकतवर सेना सिटी गार्ड है, जो सैकड़ों लोगों की एक टीम है और सीधे सिटी लॉर्ड के नियंत्रण में है, आयला ने समझाया। सिटी गार्ड के सभी 10 कप्तान नाइट हैं और मुख्य कप्तान हाल 2 धर्म मोहरों वाला एक पीक नाइट है, जो ताकत में सिटी लॉर्ड के बाद दूसरे स्थान पर है। कुछ लोग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते हैं और उनके पास 2 धर्म मोहरें हो सकती हैं, हालांकि ऐसे लोग बेहद दुर्लभ हैं। कार्ल ने सिर हिलाया। मेरे विश्लेषण के अनुसार धर्म मोहर शरीर और आध्यात्मिक शक्ति को खर्च करती है। इस दुनिया के लोगों ने ध्यान विधियों का अभ्यास नहीं किया है और उनके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसलिए वे आमतौर पर केवल एक ही धर्म मोहर धारण कर सकते हैं। लेकिन असाधारण प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के पास 2 धर्म मोहर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक नगर स्वामी की बात है, यह व्यक्ति बहुत रहस्यमय है। कोई भी उसकी वास्तविक शक्ति नहीं जानता और कुछ ही लोगों ने उसका असली चेहरा देखा है, लेकिन सभी जानते हैं कि वह ब्लैक सिटी में सबसे शक्तिशाली है। यह बहुत संभव है कि वह एक महान योद्धा हो। अयाला ने आगे कहा, नगर रक्षक बल मजबूत है, लेकिन पूरे ब्लैक सिटी का प्रबंधन करना उनके लिए असंभव है।
विशेष रूप से इतने वर्षों के खनन और खुदाई के बाद भूमिगत सुरंगें भूल भुलैया की तरह जटिल हो गई हैं और वहां कई अधमरे जीव और विचित्र जानवर छिपे हुए हैं जिन्हें संभालना उनकी क्षमता से परे है। इसलिए कुछ समृद्ध खानों को छोड़कर अन्य खानों पर अलग अलग बलों का नियंत्रण है और नगर रक्षक बल उनसे हर महीने एक निश्चित मात्रा में ब्लैकस्टोन की मांग करता है। जब तक ब्लैकस्टोन का कोटा पूरा होता है, नगर रक्षक बल किसी और चीज में हस्तक्षेप नहीं करता है और इसके लिए इनाम भी दिया जाता है। हालांकि यदि ब्लैकस्टोन का योगदान अपर्याप्त होता है तो कड़ी सजा दी जाएगी। सिटी गार्ड के अलावा ब्लैक सिटी में 4 ऐसी ताकतें हैं जिनके पास नाइट्स हैं: बेट्टी परिवार, विस्परर्स ऑफ द विंड, ब्रदरहुड और शैडो अलायंस। ये सभी ब्लैकस्टोन के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। अयाला ने आगे कहा, हम कुछ दिन पहले हमारा सामना जिस समूह से हुआ था वे ब्रदरहुड के थे और स्काइथ एसोसिएशन के नेता की तलाश कर रहे थे। स्काइथ एसोसिएशन अब अस्तित्व में नहीं है। कार्ल ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए पूछा, इन चारों शक्तियों में कितने शूरवीर हैं? कितने? आयला ने सिर हिलाया। बेटी परिवार के पास सबसे ज्यादा नाइट हैं, ज्यादा से ज्यादा 3। जहां तक मुझे पता है बाकी परिवारों में सिर्फ एक ही है। नाइट इतने आम नहीं होते। यह सुनकर कार्ल को राहत मिली। अगर वे नाइट नहीं हैं तो वे मुझ पर कोई बड़ा दबाव नहीं डालेंगे। और जिन सेनाओं में नाइट नहीं है उन्हें भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पीक नाइट अटेंडेंस मेरे मुकाबले के हैं या नहीं, इस सवाल को छोड़ दें तो भी अगर मैं उन्हें हरा नहीं पाया तो मैं भाग सकता हूं। लोगों का समूह तितर बितर हो गया। टूटा हुआ लाल चांद अब भी आकाश में लटका हुआ था। अंधेरी रात ने शहर को घेर लिया था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। खंडहरों के बीच कार्ल की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसने उस कोने की ओर देखा जहां पहले सामान रखा था। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह नीचे झुका, थोड़ी सी मिट्टी उठाई और कुछ देर तक उसे गौर से देखने के बाद धीरे से सूंघा। फिर उसने अपने पास से कुछ सफेद पाउडर निकाला और उसे चारों ओर छिड़क दिया। पता लगाने वाला पाउडर। यह एक प्रकार का पाउडर है जिसका उपयोग आमतौर पर जादूगरों के प्रशिक्षु करते हैं, जो अतीत में जीवित प्राणियों और वस्तुओं द्वारा छोड़े गए निशानों को प्रकट कर सकता है। जैसे ही पाउडर बिखरा, उसकी आंखों के सामने ऐसे पदचिन्ह दिखाई देने लगे जो वहां नहीं होने चाहिए थे। क्या वे मेरी पहचान की जांच कर रहे हैं? या वे यह जानना चाहते हैं कि मैं वहां से क्या सामान लाया था? पिछले कुछ दिनों में मैं कहां गायब हो गया था? क्या यह अयाला है या कोई और? हालांकि कार्ल ने जानबूझकर घटिया गुणवत्ता वाली काली रोटी, दूध और मांस के टुकड़े खरीदे थे, लेकिन भोजन की प्रचुरता दूसरों की जिज्ञासा जगाने के लिए पर्याप्त थी। लाभ हमेशा लोगों को प्रेरित करता है। किसी के द्वारा गुप्त रूप से जांच करना कोई असामान्य बात नहीं थी। हालांकि उनका पुनर्जन्म उनका सबसे बड़ा रहस्य और एक अछूत था। वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में जानने की अनुमति नहीं देते थे, यहां तक कि छुपकर जानने की भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि यह अयाला नहीं है, वरना मुझे अपना एजेंट बदलना पड़ेगा। उनके लेनदेन की शुरुआत से ही मैंने अयाला को चेतावनी दी थी कि वह मेरे रहस्यों के बारे में पूछताछ न करे, अन्यथा उसे मुझे असभ्य होने का दोष नहीं देना चाहिए।